नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बंगला गद्य साहित्य का विकास। इस प्रश्न को कई तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है, तो वो बातें यहाँ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे बंगला का गद्य साहित्य उद्भव और विकास, या बंगला गद्य के विकास में बांग्ला नवजागरण आंदोलन की भूमिका, या अन्य जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज है, राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। इन बहुत प्रमुख नामों के संदर्भ में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इसके उदय की, तो बंगला गद्य का उदय सन 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के कुछ समय पूर्व ही बंगला साहित्य में साहित्य की रचना आरंभ हो गई थी। यानी इसके उदय की अगर बात करें तो ये कब से प्रारंभ माना गया है? सन 1757 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। और इससे पहले ही बंगला भाषा में साहित्य की रचना प्रारंभ हो गई थी। इस दिशा में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों और कुछ ब्राह्मण पंडितों ने प्रयास किया। विशेषकर प्रारंभिक शिक्षार्थियों के लिए स्मृति और न्याय शास्त्र के ग्रंथों का बंगला में गद्य शैली भाव से अनुवाद किया गया। ये कौन से ग्रंथ थे? जो हमारे संस्कृत और हिंदी से संबंधित थे या संस्कृत पर आधारित ग्रंथ थे, उनको इन्होंने शामिल किया। परंतु प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही भारत में अपनी जगह बनाई, उन्होंने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली और ऐसे में बहुत ही जल्दी बंगाल की पूरी शासन की जो बागडोर है वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली। तो ये कारण रहा कि अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ और इसके साथ साथ प्रभावपूर्ण तरीके से उन्होंने बंगाल का जो शासन है वो अपने अधिकार में कर लिया। क्योंकि इस समय काल में जब अंग्रेजों ने अधिकार किया तो उनको आवश्यकता थी अपने अनुसार इस प्रकार का साहित्य लाने की जो वो समझ सके या जिसका वो उपयोग कर सके, जिससे उनकी शासन प्रणाली आसानी से चल पाए। ऐसे समय में यहाँ भारत में अगर हम देखें, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि यदि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार न होता तो बंगला गद्य साहित्य की धारा कितने समय बाद आगे बढ़ती, इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन यहाँ पर हुआ, उन्होंने चिट्ठी पत्री दलील दस्तावेज से बाहर बंगला गद्य का प्रथम बार व्यापक प्रकार से उसका व्यवहार शुरू कर दिया। कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों ने बंगला और बंगाली अधिकारी कवियों को अंग्रेजी भाषा सीखने की उनको आवश्यकता हुई। इसका परिणाम क्या निकला कि बंगाली भाषा के व्याकरण, उसके कोश ग्रंथ यानी जो उसका डिक्शनरी हम कह सकते हैं, शब्दकोश हम कह सकते हैं, उसकी रचना होने लगी। इससे ये सारा कार्य हाथ से लिखकर पूरा करना उस समय बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा टाइपराइटर और खासकर बंगला भाषा के लिए कोई स्पेशल टाइपराइटर नहीं बना था। इसका परिणाम ये निकला कि बंगला टाइप का आविष्कार किया गया, यानी बंगला भाषा में टाइपराइटर का आविष्कार किया गया। और ये किसने किया? ये चार्ल्स विल्किंसन ने किया। और बंगला टाइपराइटर का आविष्कार सबसे पहले, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चार्ल्स विल्किंस ने किया बंगला टाइपराइटर का आविष्कार। हॉलहेड द्वारा रचित बंगला व्याकरण बंगला टाइपराइटर द्वारा मुद्रित था, यानी लिखा गया था। कौन सी? जो हॉलहेड ने लिखी थी। नाम क्या था? बंगला व्याकरण। ये इस टाइपराइटर से टाइप की गई किताब थी। ये पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई और ये सन 1778 ईस्वी में बाद में ये प्रकाशित हुई। कहा जा सकता है कि बंगाल में या बंगला में मुद्रण यंत्र के आविष्कार से ही बंगला साहित्य में एक नई साहित्यिक धारा, जिसको हम गद्य की धारा कह सकते हैं, उसका आगमन हुआ। हाथ से लिखे गए ग्रंथों में दोनों ही नुकसान हो रहा था। एक तो समय भी ज़्यादा लग रहा था, दूसरा उसमें धन का भी अधिक खर्च हो रहा था। तो ऐसे में इन पुस्तकों को सहज रूप से उपलब्ध करवाने के लिए टाइपराइटर काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। इससे जो ये पुस्तकें थी, ये सहज और सरल तरीके से अब प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंची, क्योंकि इनकी कीमत कम हो गई थी। जो टाइप की जा रही थी वो धनी और निर्धन सभी के लिए बंगला साहित्य का द्वार खुल गया। यानी सभी, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, वो आसानी से बंगला भाषा से जुड़ी हुई पुस्तकें प्राप्त करने में सक्षम हो पाया। और ये किसके कारण हुआ? ये टाइपराइटर के कारण हुआ, क्योंकि हाथ से लिखी हुई किताबें महंगी और बहुत
जल्दी सब तक पहुंचना उनका संभव नहीं था, लेकिन टाइपराइटर से जो किताबें थी वो सस्ती किताबें छपने लगी थी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो बंगला में जो टाइपराइटर का आगमन हुआ उसके कारण बंगला गद्य साहित्य को काफ़ी विकास या इसका अगर हम कह सकते हैं कि आविर्भाव हुआ इसी के माध्यम से। सन 1778 में हॉलहेड कृत बंगला व्याकरण प्रकाशित हो चुका था, लेकिन डॉक्टर सेन कहते हैं कि बंगला गद्य साहित्य का प्रथम ग्रंथ ब्राह्मण कैथोलिक संवाद है। यानी किसने माना है? डॉक्टर सेन ने माना है। वैसे तो पहला व्याकरण हम ये मान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सेन कहते हैं कि बंगला गद्य साहित्य का पहला ग्रंथ ब्राह्मण कैथोलिक संवाद है। इसकी रचना आंतोनियो नामक कवि ने की थी। ये आप ध्यान में रखें, आंतोनियो नामक कवि हैं। वो मूलतः एक बंगाली ब्राह्मण था जिसने परिस्थितियां धर्म परिवर्तन परिस्थितियोंवश, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है ध्यान दे, जिसने परिस्थितियों के कारण धर्म परिवर्तन कर लिया था। उसकी एकमात्र प्रमाणिक पांडुलिपि आज भी पुर्तगाल के एवोरा शहर में संग्रहालय में सुरक्षित आज भी वो पांडुलिपि रखी हुई है। उसके बाद अगर बात करें बंगला साहित्य गद्य के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सबसे ज्यादा योगदान उस समय में चल रहे जो पत्र थे उनका रहा, जिसमें समाचार दर्पण है, बंगाल गजट है। ये सामयिक पत्र थे, यानी उस समय काल में प्रकाशित होने वाले पत्र थे। इन पत्रों ने शिक्षित बंगालियों को पहले पहल गद्य साहित्य के रस का आस्वाद करवाया। यानी जो ये पत्र थे इसमें गद्य प्रकाशित होने लगा था, जैसे कहानी है या कोई उपन्यास है जो क्रमानुसार प्रकाशित हो रहा था, जिससे कि उनको उसमें आनंद आने लगा था। नूतन समाचार व गल्पों ने पाठकों को गद्य साहित्य की ओर आकर्षित किया। जो गल्प छप रहे थे या जो नए नए समाचार आ रहे थे। इसके उपरांत 5 मार्च 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कौन थे समाचार चंद्रिका के? वो थे भवानी चंद्र बंद्योपाध्याय। इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन करवाया। उसके बाद ईश्वर चंद्र गुप्त द्वारा संपादित संवाद प्रभाकर का प्रकाशन भी इसी वर्ष से आरंभ हो गया था। कब से? 1822 से। तो इन दोनों पत्रिकाओं ने भी बंगला गद्य के विकास में अपना योगदान दिया। प्रारंभ में अंग्रेजों का प्रभाव रहा, जिससे कि बंगला भाषा को सिर्फ कागजों तक नहीं रखा गया बल्कि उसे उससे बाहर भी निकाला गया। चिट्ठी पत्री तक या दफ्तरी कामकाज तक नहीं रखा गया बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया गया। इसी के कारण जो विल्किंसन ने टाइपराइटर का आविष्कार किया उससे उसको और ज़्यादा विकास मिला और बाद में पत्र पत्रिकाओं ने इसमें अपना विशेष योगदान दिया। बंगला गद्य साहित्य के विकास में चार्ल्स विल्किंस, जोनाथन डंकन, नील बेंजामिन, एडमंड स्टोन, फोर्ट विलियम कॉलेज, विलियम कैरी, काशीराम, राम बसु, मृत्युंजय विद्यालंकार, राजीव लोचन मुखर्जी, रामजय तर्कालंकार, राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, के.एम. बनर्जी, अक्षय कुमार दत्त आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बंगला गद्य के विकास में उसके योगदान देने वाले विशेष महापुरुषों और साहित्यकारों की अगर बात करें तो उनकी रचनाओं आदि का अध्ययन हम निम्नलिखित संस्थाओं और महापुरुषों के योगदान के संदर्भ में कर सकते हैं। यानी इनको आधार बनाकर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बंगला गद्य साहित्य का विकास आगे बढ़ा। उसमें अगर प्रमुख नाम की बात करें, चाहे वो संस्था है या व्यक्ति विशेष है, तो उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम लिया जा सकता है, जिसके कारण कि बंगला गद्य साहित्य का विकास हुआ। राजा राममोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, रमेश चंद्र दत्त, तारकनाथ गंगोपाध्याय और रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम यहाँ विशेष रूप से लिया जा सकता है। तो इस प्रकार इन महान विद्वानों और अलग अलग प्रकार की संस्थाओं और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बंगला गद्य साहित्य का विकास हुआ। यहाँ पर इन सब के बारे में हम बहुत विस्तार से जानेंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ये प्रश्न आपका तैयार होगा। लेकिन इसके साथ साथ इन प्रमुख जन जो यहाँ पर नाम मैंने दिए हैं, ये नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि बंगला गद्य साहित्य के विकास में इन विद्वानों का भी विशेष योगदान रहा है, चाहे वो अंग्रेजी सरकार से संबंधित व्यक्ति विशेष हो या वो भारतीय हो। इन्होंने ही या इनके सहयोग से ही बंगला गद्य साहित्य का विकास हुआ। लेकिन प्रमुख रूप से हम जिनके बारे में करेंगे वो फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर जो ये व्यक्ति विशेष यहाँ नाम मैंने डाल रखे हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत जल्द ही मैं इसकी दूसरी वीडियो डालूंगी जो फोर्ट विलियम कॉलेज और राजा राम मोहन राय को आधार बनाकर बनाऊंगी, जिससे कि जल्द से जल्द मैं आपको ये प्रश्न करवा सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।